डीएलएड तृतीय सेमेस्टर विज्ञान। विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है दाब। इस वीडियो के माध्यम से दाब के हम विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि दाब क्या होता है, वायुमंडलीय दाब क्या है, घनत्व क्या है, उत्प्लावन बल क्या है, आर्किमिडीज द्वारा दिए गए आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है, आपेक्षिक घनत्व क्या है। तो आइए जानते हैं, शुरू करते हैं दाब से। दाब, जैसा कि सामान्य परिभाषा हम जानते हैं कि एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। जैसे कि एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि दाब क्या है। जैसे कि हम मोबाइल को अपने हाथ पे रखेंगे तो मोबाइल द्वारा कुछ दाब लगाया जाएगा हमारे हाथ पे, परंतु हमको पता नहीं है कि कितना दाब लगाया जा रहा है। जैसे कि हम चेयर पे बैठे हैं तो हमारे शरीर का दाब जो है कि चेयर पे लग रहा है, सर पे तो लग नहीं रहा है। शरीर का दाब जो है कि चेयर पे ही लग रहा है, परंतु हमको ये पता नहीं है कि दाब कितना लग रहा है। उसी दाब की गणना करने के लिए एक सूत्र का निर्माण किया जाता है। आइए जानते हैं दाब। यदि यदि किसी पृष्ठ पर अभिलंबवत बल कार्य कर रहा होता है तो सामान्यतः कहा जाता है कि पृष्ठ पर दाब पड़ रहा है। यदि पृष्ठ का क्षेत्रफल a है तथा कार्यरत लंबवत बल F हो तो दाब P बराबर होगा बल अपान क्षेत्रफल अर्थात F अपान A। अर्थात यदि हम अपने हाथ में मोबाइल रख रहे हैं तो मोबाइल जितना बल लगा रहा है और जितना क्षेत्रफल है, जितना क्षेत्रफल घेर रहा है, उसके अनुपात को ही दाब कहते हैं। अर्थात यदि F बल लगा रहा है और क्षेत्रफल ये है तो क्षेत्रफल द्वारा बल में भाग कर देंगे तो दाब की गणना हो जाएगी। दाब एक अदिश राशि है, अर्थात दाब में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। दाब का MKS में मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ये तो किताबी भाषा है। इस इस मात्रक को हम इस सूत्र के माध्यम से आसानी से निकाल भी सकते हैं। बल का मात्रक होता है न्यूटन, क्षेत्रफल का मात्रक हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई अर्थात मीटर गुणे मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। दाब का इकाई प्रति मात्रक होता है पास्कल। इस सूत्र के से जुड़े कुछ न्यूमेरिकल को देखेंगे। पहला प्रश्न है, दिया है F बराबर 100 न्यूटन, लंबाई दिया है 1 मीटर, चौड़ाई दिया है 1 मीटर, तो दाब की गणना करना है। तो हम जानते हैं कि दाब P बराबर होता है F माने F तो दिया है, F बराबर 100 न्यूटन रख लेंगे। उसके बाद क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो क्षेत्रफल के लिए हम जानते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई 1 है चौड़ाई 1 है तो हो जाएगा 1 मीटर स्क्वायर और ऊपर 100 न्यूटन है ही तो हो जाएगा 100 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। दूसरा सवाल है F बराबर 100 न्यूटन दिया है, लंबाई 2 मीटर, चौड़ाई 2 मीटर, क्षेत्रफल हो जाएगा 4 मीटर स्क्वायर। तो जब दाब के फार्मूले पर रखेंगे तो 100/4 बराबर 25 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल। और अब दाब के हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग देखेंगे। पहला उपयोग है कि नुकीली कील जो है कि एक मोटे कील की अपेक्षा जल्दी दीवार में धंस जाता है। ये प्रश्न अगर किसी भी व्यक्ति से आप पूछेंगे तो वो बता देगा कि हाँ, पतला जिसका नोक है वही सबसे पहले धंसेगा, परंतु अगर उससे आप ये पूछेंगे कि ऐसा क्यों होता है तो शायद वो ये न बता पाए। तो आइए जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है। होता क्या है कि यदि जो पतला कील होता है उसका जो है कि क्षेत्रफल जो होता है वो कम होता है, और जब क्षेत्रफल कम होगा तो हमको बल कम लगाना पड़ेगा, और जब क्षेत्रफल कम होगा तो कम बल में ही वो जो है कि धंस जाएगा, आसानी से धंस जाएगा। धंसने के लिए मोटा कील भी धंस जाएगा, परंतु उस पर जो है कि दाब क्या है अधिक लगाना पड़ेगा। अगला है, ऊपर से मिट्टी में यदि हम कोई ईंट गिराते हैं तो यदि हम रेत रखा हुआ है, रेत में अगर किसी ईंट को परपेंडिकुलर अर्थात लंबवत गिराएंगे तो ईंट अंदर तक धंस जाएगा, और उसी ईंट को हॉरिजॉन्टल गिराएंगे तो ईंट जो है कि ऊपर का ऊपर ही रह जाता है। ऐसा क्यों होता है? होता क्या है कि जब हम ईंट को लंबवत गिराएंगे तो क्षेत्रफल कम होता है, अर्थात वो अंदर तक धंस जाता है, और जब हम ईंट को हॉरिजॉन्टल गिराएंगे तो वो ऊपर ही रह जाता है, अर्थात क्षेत्रफल ज़्यादा होगा। जब क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो दाम कम डालेगा, और जब हम लंबवत गिरा रहे हैं तो क्षेत्रफल, ईंट का क्षेत्रफल नीचे का जो हिस्सा है वो कम हो रहा है, और जब क्षेत्रफल कम होगा तो जाहिर सी बात है कि दाब अधिक लगेगा। इसी क्रम में अगला दैनिक जीवन से जुड़ा एक उदाहरण है। ऊंट रेत में आसानी से चल लेते हैं परंतु मनुष्य नहीं चल पाते हैं। होता क्या है कि मनुष्य का पैर जो है कि मनुष्य के पैर का क्षेत्रफल कम होता है। इससे होता क्या है कि मनुष्य का पैर जो है कि उसमें धंसने लगता है, और ऊंट का पैर जो है कि चौड़ा होता है जिससे उसका क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, और जब क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो दाब कम लगाना पड़ेगा।
इन दैनिक जीवन से जुड़े उदाहरणों को हम इस फार्मूले में रख के भी देख सकते हैं। अगला है वाहन के चक्के जो है कि चौड़े बनाए जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो बड़े बड़े वाहन होते हैं उनमें अधिक से अधिक सामानों की लोडिंग किया जाता है। तो ऐसा इसलिए होता है ताकि दाब ज़्यादा न पड़े, और वही अगर पतले चक्के बनाए जाएंगे तो दाब ज़्यादा पड़ेगा। होता क्या है कि उसके जो है कि चक्के इसलिए चौड़े बनाए जाते हैं ताकि उस पर दाब कम पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा सामान की लोडिंग किया जा सके। इसी क्रम में आगे देखेंगे मौसम विज्ञान में दाब को बार में व्यक्त किया जाता है। एक बार बराबर 105 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। एक मिली बार बराबर 102 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। सामान्य वायुमंडलीय दाब 76 सेंटीमीटर पारे के स्तंभ के दाब के बराबर होता है। पहले जानेंगे वायुमंडलीय दाब क्या है। तो हम जानते हैं वायु द्वारा मंडल पर पड़ने वाले दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। सामान्यतः हम ट्रेन से यात्रा करते हैं तो स्टेशन के पास लिखा होता है कि समुद्र तल से इतनी ऊंचाई है, समुद्र तल से इतनी ऊंचाई है, लिखा रहता है। तो ऐसा इसलिए होता है ताकि जो ट्रेन का चालक है वो स्टेशन पटरी पे आए तो उसको ये पता चल जाए कि वहाँ उस पटरी से समुद्र की ऊंचाई कितनी है, और उस हिसाब से वह ट्रेन की स्पीड को कम या अधिक कर ले। और एक चीज़ ये भी देखने को मिलता है कि जब हम पुल से गुजरते हैं तो ट्रेन की स्पीड जो होता है चालक बढ़ा लेता है। जब ट्रेन की स्पीड बढ़ा लेगा तो होगा क्या कि दाब पटरी पे कम पड़ेगा, उससे खतरा कम हो जाता है। इसी क्रम में ये चित्र जो है कि बनाया गया है बैरोमीटर का, जिससे हम जो है कि वायुमंडलीय दाब मापते हैं। इसके माध्यम से होता क्या है कि जब इसमें एक पारा लगा होता है और मर्ज होता क्या है कि जब पाठ्यांक अचानक नीचे चला जाता है तो वैज्ञानिक बताते हैं कि आंधी आने वाली है। उसके बाद जब पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे जाता है तो हमको पता चलता है, सुनने को मिलता है कि वर्षा होने वाली है। उसके बाद होता क्या है कि जब पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर जाता है तो ऐसा न्यूज़ से पता चलता है कि अब दिन साफ होंगे। इसी क्रम में आगे देखेंगे पास्कल का नियम। इस नियम को पहले किताबी भाषा के से हम एक बार पढ़ेंगे। इस नियम के अनुसार किसी द्रव के किसी भाग पर लगाया गया दाब बिना क्षय हुए संपूर्ण द्रव में सभी दिशाओं में समान रूप से संचारित हो जाता है। अर्थात इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। हम एक गुब्बारा लेंगे और गुब्बारे में चारों तरफ से होल करेंगे, और उसके बाद हम गुब्बारे को उसके मुंह से पुश करेंगे। पुश करने के बाद हम देखते हैं कि जितने हम होल किए हैं सभी होल से समान मात्रा में समान जल जो है कि बाहर निकल रहे हैं। अर्थात जो दाब लगाया जा रहा है तो उससे हो क्या रहा है कि जल जो है कि समान दाब के द्वारा बाहर निकल रहा है। किसी भी रास्ते या किसी भी होल में कम या ज़्यादा नहीं निकल रहा है, समान निकल रहा है। यही पास्कल का नियम कह रहा है कि इस नियम के अनुसार किसी द्रव के किसी भाग पर लगाया गया दाब बिना क्षय हुए, अर्थात जल का कोई नष्ट हो नहीं रहा है, संपूर्ण द्रव सभी दिशाओं में समान रूप से संचारित हो रहे हैं, जैसा कि हम देख भी रहे हैं उदाहरण में। इस उदाहरण के नियम से हम पास्कल के प्रथम नियम को आसानी से समझ सकें। अगला नियम है हाइड्रोलिक ब्रेक या हाइड्रोलिक लिफ्ट। इसको समझेंगे चित्र के माध्यम से। जैसा कि ये हम चित्र देख रहे हैं, होता क्या है कि दो नली लिया जाता है। एक तरफ दोनों इसमें जो है कि तरल पदार्थ भर दिया जाता है, दोनों तरफ पिस्टन लगा दिया जाता है, और किया क्या जाता है कि प्रथम पिस्टन को जो है कि P1 से डिनोट करते हैं, इसको दूसरे को P2 से। किया क्या जाता है कि P1 को दबाया जाता है। उसके बाद देखा ये जाता है कि जब हम P1 को दबा रहे हैं तो अत्यधिक जो है कि उसके बाद हो क्या रहा है कि जल यहाँ से दब रहा है, और होता क्या है कि P2 पे अत्यधिक मात्रा में दाब लग रहा है और P2 जो है कि अचानक ऊपर उठता है। उसके बाद इसी क्रम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण खोज कर दिया जाता है हाइड्रोलिक लिफ्ट की। होता क्या है कि ऐसे ही दो नलिकाएं ली जाती हैं, और होता क्या है कि उसमें भी P1 और P2 दो पिस्टन लगाए जाते हैं, और P2 पे एक कार को खड़ा कर दिया जाता है और P1 को दबाया जाता है, और देखा यह जाता है कि कार जो है कि बहुत ही आसानी से ऊपर की तरफ उठ जाती है। इसके उपयोग हमने अपने दैनिक जीवन में भी देखा होगा।
इसी क्रम में द्रव से संबंधित एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि द्रव अपना तल स्वयं ढूंढ लेता है। ये तो खैर किताबी भाषा लिखा हुआ है, इसको भी पढ़ लेते हैं। यदि एक ऐसा बर्तन लिया जाए जिसमें विभिन्न आकृतियों वाली नलियां एवं क्षैतिज नली से जुड़ी हों, तो उस बर्तन में द्रव डालने पर सभी नालियों में द्रव तल बराबर ऊंचाइयों पर रहता है। द्रव तल की ऊंचाई बर्तन की आकृति पर निर्भर नहीं करती। अर्थात अगर हम बाल्टी में जल रखें, मग में रखें, जग में रखें, ड्रम में रखें, तो देखेंगे कि जल जो है कि जाके नीचे तल पर ही बैठता है। वो जैसा कि नीचे लाइन में दिया गया बर्तन की आकृति पर निर्भर नहीं करता है। आप जग में रखिए, मग में रखिए, बाल्टी में रखिए, टब में रखिए, जल जो है कि निचली सतह पे जाके बैठेगा और निचली सतह पे ही दाब लगाएगा। जैसा कि हम देख रहे हैं चित्र में, एक तरफ बाल्टी में रखा गया है, एक तरफ ड्रम में रखा गया है, तब भी क्या देखने को मिल रहा है कि जल जो है कि नीचे की तरफ ही दाब लगा रहा है और नीचे के तल की तरफ ही बैठ रहा है। और सबसे ज़्यादा दाब कहाँ लग रहा है? नीचे सतह की ही ओर लग रहा है। इसी क्रम में आगे देखेंगे। इसी क्रम में ये जो है कि दैनिक जीवन में उस नियम का एक उपयोग देखने को मिलता है कि जो ये बांध बनाए जाते हैं, जैसा कि इस चित्र में आप देख रहे हैं, बांध जो बनाए जाते हैं नीचे मोटे बनाए जाते हैं। यही वही कारण होता है कि नीचे मोटे इसलिए बनाए जाते हैं कि जल जो है सबसे ज़्यादा दाब नीचे डालता है। अर्थात समुद्र में नीचे जाने पर दाब बढ़ता है। और यही कारण है कि जो है कि ये जो हम खेतों में मेढ़ भी बनाते हैं तो नीचे जो है कि मोटे बनाते हैं और ऊपर ऊपर जो है कि चौड़े बनाते हैं, क्योंकि जल का दाब जो है कि सबसे ज़्यादा नीचे ही कार्य करता है, जैसा कि चित्र में देख भी रहे हैं। इसी क्रम में आगे है, अब हम पढ़ेंगे उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल की अवधारणा पहले एक चित्र के माध्यम से समझेंगे। जैसा कि शायद हम सभी न, लेकिन प्राचीन काल में तो कुएं से पानी निकालने का प्रावधान था ही। इस समय भारत के किसी कोने में कहीं ना कहीं जो है कि निकाला ही जाता होगा। तो हम देखते हैं, अगर किसी ने निकाला होगा तो ये वो जानता भी होगा। हम देखते हैं कि जब हम बाल्टी को पानी में डुबाते हैं तो जब बाल्टी जो है, बाल्टी में पानी भर जाता है, जब बाल्टी पानी के अंदर होता है तो जब हम उसको खींचते हैं तो बहुत ही आसानी से वो ऊपर आता है। जैसे लगता है कि बाल्टी का कोई भार ही नहीं है। जो पूर्व में भार रहता है उसके अपेक्षा तो पता ही नहीं चलता है कि बाल्टी के भार है। ऐसा क्यों होता है? उसके बाद एक और दैनिक जीवन में हमको उदाहरण देखने को मिलता है कि जब हम टब में पानी भर रहते हैं, उसके बाद करते क्या है कि उसमें कोई जग या मग को डालते हैं तो देखते हैं कि बहुत अत्यधिक दाब लगाना पड़ता है। वो जो है कि नीचे जाता ही नहीं है। तो होता क्या है, जो वो बल कार्य करता है, जिस बल के कारण जो है कि टब में मग को डालने में कठिनाई हो रही है, जिस बल के कारण कुएं से बाल्टी आसानी से ऊपर की तरफ आ जा रहा है, उसी बल को उत्प्लावन बल कहा जाता है। अब हम उत्प्लावन बल को किताबी भाषा में समझेंगे कि इसकी परिभाषाएं क्या है। द्रव का वह गुण जिसके कारण वह वस्तुओं पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है, जैसा कि हमने उदाहरण के माध्यम से समझा भी है, उसे उत्क्षेप या उत्प्लावक बल कहते हैं। जैसा कि इस चित्र में हम देख रहे हैं, दो गेंद रखे गए हैं, एक गेंद को आधा डुबाया गया है तब भी नीचे से उत्प्लावन बल कार्य कर रहा है, एक गेंद को पूर्ण रूप से डुबा दिया गया है तब भी उत्प्लावन बल कार्य कर रहा है। इस बल का खोज यूनानी वैज्ञानिक ने किया था। इसी क्रम में है आर्किमिडीज का सिद्धांत, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत। इस सिद्धांत को आर्किमिडीज की जीवन से जुड़ी एक घटना है। जब वो एक बार टब में नहा रहे थे तो उन्होंने, जब वो अचानक जो है टब में नहाने गए तो उन्होंने देखा कि टब भरा हुआ था पानी से। उसके बाद उन्होंने देखा कि जब वो टब में कूदते हैं तो अचानक पानी जो है कि बाहर निकल आता है। तो उन्हीं से वो प्रभावित होते हैं और इसे जो है कि सिद्धांत को देते हैं। तो आइए जानते हैं इस सिद्धांत के बारे में। जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्ण अथवा आंशिक रूप से डुबोई जाती है तब उसके भार में कुछ कमी का आभास होता है। भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम कुएं में बाल्टी को डुबा रहे हैं तो उसमें कमी आ रहा है, और इस नियम में ये बताया जा रहा है कि उस बाल्टी के भार में जो कमी आ रहा है, उस बाल्टी द्वारा जितना बल हटाया जा रहा है, उस बाल्टी द्वारा जितना जल हटाया जा रहा है, उस जल के भार के बराबर ही उस वस्तु का भार होता है। अर्थात देख रहे हैं कि यहाँ 3 बीकर है, इसमें एक वस्तु को आधा आंशिक रूप से डुबाया जा रहा है। तो ये जल भी अपने आकार, ये वस्तु भी अपने आकार के बराबर जल को भी स्थापित करती है,
पुनः दूसरे बीकर में पूर्ण रूप से डुबाते हैं तो भी वह वस्तु अपने आकार के बराबर जल विस्थापित करती है। इसी क्रम में आगे एक प्रयोग के माध्यम से देखेंगे कि हम 2 बीकर लेंगे, दोनों बीकर में पूर्ण रूप से जल भर देंगे, उसके बाद एक टुकड़ा लेंगे, उस टुकड़े को जो है कि पहले वाले बीकर में आंशिक रूप से डालेंगे तो देखेंगे कि आंशिक रूप से डालने पे कुछ जल विस्थापित होता है, और दूसरे में पूर्ण रूप से डुबाएंगे तो और अधिक जल विस्थापित होता है। अर्थात जब हम 2 पूर्ण रूप से भरे हुए बीकर में कोई भी वस्तु डालेंगे तो जल विस्थापित होगा। इसी से जुड़ा हुआ एक पंचतंत्र की कहानी में बताया जाता है, एक प्यासा कौवा कहानी। उस होता क्या है कि कौवा जो है कि जंगल में घूम रहा होता है और बहुत ही प्यासा होता है, तो पाता है वो एक घड़ा पाता है जिसमें पानी बहुत कम होता है। उसके बाद वो क्या करता है कि छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े इकट्ठा करता है, उसके बाद उस पत्थर को जो है क्या करता है घड़े में डालता है। उसके बाद होता क्या है कि पत्थर जो है कि घड़े में जाते हैं तो जल को विस्थापित करते हैं, और जल जो विस्थापित होता है ऊपर उड़ जाता है, और उस जल जहाँ से विस्थापित होता है वहाँ पे पत्थर जो है कि जाके इकट्ठे होते चले जाते हैं, और ये अंत तक प्रक्रिया चलती है, और अंत में होता यह है कि जल जो है कि ऊपर आ जाता है और वो आसानी से जल को पी लेता है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि यदि किसी भी बीकर में या कहीं भी जल भरा हुआ है और हम बाहर से किसी भी वस्तु को डालेंगे तो वो वस्तु उतना जो है कि जल विस्थापित करेगा। प्लवन का नियम क्या है आइए जानते हैं। संतुलित अवस्था में तैरने पर वस्तु अपने भार के बराबर द्रव विस्थापित करती है। अर्थात यदि कोई वस्तु संतुलित रूप से जल में तैर रही है तो वो अपने भार के बराबर उस तालाब में या जहाँ भी तैर रही है, या जो है कि टब में या जहाँ भी तैर रही है वहाँ से उतना ही जल जो है कि विस्थापित करेगी। तैरने का नियम एक ये भी माना जाता है कि यदि कोई वस्तु जल में तभी तैरेगी जब जो है कि उस वस्तु द्वारा हटाए गए जल का भार उस वस्तु के भार के बराबर होगा या उससे कम होगा। अगर उस वस्तु का भार हटाए गए भार के से अधिक हो गया तो वह वस्तु डूब जाएगी। अगला है ठोस का गुरुत्व केंद्र तथा हटाए गए द्रव का गुरुत्व केंद्र दोनों एक ही ऊर्ध्वाधर में होने चाहिए। इसी क्रम में आगे घनत्व के बारे में जानते हैं। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन, अर्थात इसका मात्रक किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। अब इसके मात्रक को रटना नहीं है, यहाँ से हम निकाल भी सकते हैं। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, आयतन जिसको हम लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई लिखते हैं, अर्थात मीटर गुणे मीटर गुणे मीटर मीटर क्यूब हो जाएगा। इसी क्रम में आगे देखेंगे अपेक्षित घनत्व, दाब चैप्टर से जुड़ा हुआ ही ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। अपेक्षित घनत्व, अपेक्षित घनत्व बराबर होता है वस्तु का घनत्व बटा 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व। अर्थात जब भी निकालेंगे 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी के घनत्व पर ही निकाल। अपेक्षित घनत्व को हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। याद रहे हाइग्रोमीटर नहीं, हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापा जाता है।